हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमको आगे बढ़ना है केमिकल डायनेमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कोलिजन थ्योरी। ओके, तो देखिए कोलिजन थ्योरी आप लोगों को खुद से ही मालूम होगा कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब जूनियर क्लासेस पे थे वहां भी आपको इंपॉर्टेंट पता होगा, लेकिन एमएससी लेवल पे या फिर बीएससी लेवल पे भी ये कोलिजन थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो देखो कोलिजन थ्योरी पे देखो जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, थ्योरी लिख के खत्म कर देते हैं बात को, यानी कि कोलिजन थ्योरी के पॉस्टुलेट्स लिख दिए और बात खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे में आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, बट आपको क्या चीजों को समझना है और अच्छे से लिख के आना और अच्छे नंबर लेने। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम देख लेते हैं कि करना क्या क्या है, ताकि आपके माइंड में चीजें फीड रहे। तो देखो, आपको कोलिजन थ्योरी पे सबसे पहले पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन की बातें बताइए तो सही कि कोलिजन थ्योरी होती क्या है। ओके, तभी तो हम आगे चीजें पढ़ेंगे। तो पहले बताना है कोलिजन थ्योरी होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। देन आप उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि एक थ्योरी है, थ्योरी के कुछ ना कुछ पोस्टुलेट होते हैं। जैसे वीबीटी वगैरह में भी तो पढ़ते थे, वैसे कोलिजन थ्योरी के भी आपने पोस्टुलेट्स पढ़ना है। देन आप क्या पढ़ेंगे उसके बाद, देखो दो तीन टर्म है, जैसे हो जाता है हमारा ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। ये जो है ना, ये वन वर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड में, मे बी इंटरनल में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या बताएंगे? थ्योरी तो लिख के नहीं आएंगे ना, पोस्टुलेट तो लिख के नहीं आएंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या है, और आप यहाँ देखेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। कोलिजन थ्योरी का हमको क्या निकालना होता है, कोलिजन थ्योरी से हमें रेट कांस्टेंट निकालना होता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो कुछ ना कुछ डेरिवेशन भी होगा। तो हमने दो डेरिवेशन देखेंगे, एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जिसमें जो मॉलिक्यूल सेम टाइप के, मतलब कि ऐसा कोलिजन जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल से हो रहा हो। समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, अभी जस्ट सुन लीजिए। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद अनलाइक मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन थ्योरी का डेरिवेशन देखेंगे। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन के साथ साथ जो हमारा लास्ट चीज होता है, लिमिटेशन। लिमिटेशन एक थ्योरी है, थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो जाती है, सारी चीज तो केमिस्ट्री में कभी सही होती भी नहीं है। तो क्या है, लिमिटेशन। लिमिटेशन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज हमने कोलिजन थ्योरी के अंदर कवर करनी है। बस आप लोगों का एक काम है कि आपको उनको ध्यान से सुनना है, समझाने का काम मेरा है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो करते हैं कोलिजन थ्योरी होती क्या है। तो पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा बता देती हूँ कि कोलिजन थ्योरी में आपने पढ़ना क्या है, तो ताकि आगे को पढ़ेंगे तो सिंपल लगेगा। ठीक है, तो देखो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है ना, जैसे आप पहले भी बोलते होंगे, मतलब पहले क्या आप लोगों को मालूम है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तब करेगा जब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, इस रिएक्टेंट साइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, जब इफेक्टिव कोलिजन होगा, यानी कि ये जो रिएक्टेंट साइड जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके बीच में जब कोलिजन होगा, जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, वो भी कैसा, जैसा इस कोलिजन थ्योरी ने बताया, कुछ कंडीशंस दी, उस कंडीशन के थ्रू जब ये एक दूसरे के साथ, ये जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कोलाइड करेंगे, तभी हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? रिएक्टेंट साइड क्या है, बहुत सारे नंबर के मॉलिक्यूल होंगे। कुछ नंबर के मॉलिक्यूल्स क्या है, कुछ मॉलिक्यूल तो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन मतलब कि जो कोलिजन के बारे में इस कोलिजन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर इफेक्टिव कोलिजन हुआ इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टेंट साइड इफेक्टिव कोलिजन हुआ, देन आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज दो मॉलिक्यूल तो कम कोलाइड करते रहेंगे, बहुत सारे नंबर के मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, तो कोलिजन तो होगा, ऑब्वियस बात है, कोलिजन तो होगा। बट सारे कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ बोला जाए कि इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं जिसे हम, वो होना चाहिए, कुछ एनर्जी होनी चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। उसी को आप बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इतनी चीज समझ में आ रहा? जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो सपोज मैं बोलूं कि आपके पास एक हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों ने कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ओके, अब आप देखेंगे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से ही तो आपका H2 का फॉर्मेशन हुआ। तो इस इन दोनों हाइड्रोजन से H2 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब ये H2 है, जो एक एच ए, एक एच ए, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन हुआ। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से कोलाइड किए, और कैसे कोलाइड किए, इफेक्टिवली। जो कंडीशन हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन को आप कभी समझ लीजिए, माइंड पर रखिए। नीचे हम देखेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन होता क्या है, कितनी एनर्जी चाहिए। तो तब अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हुआ है, तभी यहाँ पर H2 का फॉर्मेशन, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यही चीज कोलिजन थ्योरी ने बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तब होगा जब रिएक्टेंट साइड जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोलिजन होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे, और वो जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव होगा, तभी हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा।
समझ में आए? तो यही चीज कोलिजन थ्योरी ने बताया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, तो यही चीजें आपने आगे देखनी है, ठीक है। तो अब इजी बढ़ जाएगा आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ओके। तो देखो इंट्रोडक्शन पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय द मैक्स टॉर्च एंड डब्ल्यू.सी. लुईस इन 1918, ओके। तो ये जो कोलिजन थ्योरी थी कब दी थी, 1918 में दी थी। किसने दी थी, मैक्स टॉर्च और डब्ल्यू.सी. लुईस ने दी थी। इतनी चीज क्लियर है। आगे बोल रहे हैं दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो ये जो थ्योरी है यानी कि जो कोलिजन थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, तो देखिए ना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ये कोलिजन थ्योरी से पहले आ गई थी। ये जो थ्योरी थी कोलिजन से पहले आ गई थी। अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस याद नहीं है तो सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए ना कि देखो कोलिजन थ्योरी क्या बोल रही है, कोलिजन थ्योरी यही बोल रही है कि आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। सपोज यहाँ पर को क्या है, मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो ये मॉलिक्यूल कोलाइड कब करेंगे, जब ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, फ्री होंगे, तभी तो करेंगे। सपोज ना, अगर आपने क्या है कोई बलून्स ही ले लिए, ठीक है, आपने एक रूम में बलून्स ले लिए और बहुत सारे बलून्स हैं, ये बलून्स क्या है एक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब आपने सपोज ये सारे बलून्स को जो कि एज अ मॉलिक्यूल एक्ट कर रहे हैं इनको कहीं पर को थ्रेड से बांध दिया, ठीक है, थ्रेड से आपने बांध दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर को कोलिजन होगा, बिल्कुल कोलिजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल तो बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने किसी भी मॉलिक्यूल में यानी कि किसी भी बलून में थ्रेड नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल आप देखेंगे कमरे पे अगर आपने बलून्स भर दिए ना, ये बलून्स क्या घूमते फिरते रहते हैं। अगर इनमें तो मोशन फिर भी है नहीं, हमारे मॉलिक्यूल्स में तो मोशन होता है, तो ये क्या करेंगे, ये जो बलून्स है ये घूमते रहेंगे, एक दूसरे बलून्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करते रहेंगे। और कोलाइड करेंगे, पहले यहाँ से जा रहा है दूसरा बलून यहाँ को आ रहा है, ये यहाँ को आ रहा है, ये यहाँ को आ रहा है, तो ये दोनों कोलाइड करेंगे, फिर ये बलून जो है यहाँ को मूव करने लगेगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स क्या है दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। फिर यहाँ से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, तो ऐसे चलते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड में जो ये मॉलिक्यूल है ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, यानी कि फ्री है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने भी यही बोला था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, फ्री मूव करते हैं, यानी कि मोशन में होता है। काइनेटिक्स मतलब ये तो होता है, काइनेटिक मतलब ही मोशन होता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी यही बोलती है कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, हमेशा मोशन में होता है। तो तभी तो कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं कि बेस्ड है किस पे, काइनेटिक थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि कोलिजन थ्योरी भी ये कंसीडर कर रही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, हमेशा मोशन में है, मोशन में है तभी तो कोलाइड कर रहा है। अगर मैं मोशन में होता ही नहीं तो क्या होता, कोलिजन होता ही नहीं। इतनी चीज समझ में आ रही। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विच, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू विच द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैसेस आर इन ए कंटीन्यूअस मोशन। तो वही चीज बोल रहा है कि जो कोलिजन थ्योरी है ये बोलती है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा लगातार क्या है, मोशन में है, तभी तो वो कोलिजन कर रहा है। हेंस कोलाइड विद ईच अदर, जिसकी वजह से क्या है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है। और क्या बोल रहा है, एंड कोलिजन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल इन अ सर्टेन वे प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ओके। और इनके बीच में सर्टेन वे का मतलब क्या है, इफेक्टिव कोलिजन की बात कर रहा है। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है जो कोलाइड कर रहे हैं, अगर ये मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन जो है वो इफेक्टिव हुआ, सर्टेन वे मतलब जैसा इस कोलिजन थ्योरी ने बताया था वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर उस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हुआ तो इस कोलिजन को आप इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, सिंस फॉर द कोलिजन एटलीस्ट टू मॉलिक्यूल मस्ट बी इन्वॉल्व, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो कोलिजन थ्योरी है वो एक टाइप की बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब देखो कोलिजन थ्योरी तो हमेशा बायमॉलिक्यूलर ही होगी, यूनिमॉलिक्यूलर तो होगी नहीं, क्योंकि कोलिजन थ्योरी तो बोल रहा है, कोलिजन की बात कर रहा है। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो इस सिंगल मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट मतलब कोलाइड कैसे करेगा, इसके कोलिजन के लिए दूसरा मॉलिक्यूल तो चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके। और अगर आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो कोलिजन होना पॉसिबल ही नहीं है। और बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें आप दो मॉलिक्यूल का यूज करते हैं और दो मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में कोलिजन होना पॉसिबल है। दैट्स व्हाई कोलिजन थ्योरी क्या होती है, एक टाइप की बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। इतनी चीज समझ में आए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, कोलिजन थ्योरी का, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, अब हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या क्या चीजें बताती है,
तो ये बोलता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अज्यूम टू बी अ हार्ड स्फीयर। ओके, तो जो कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये एक स्फीयर के फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल है, हम क्या मॉलिक्यूल को ऐसा तो नहीं दिखाते, हम क्या दिखाते हैं मॉलिक्यूल को हमेशा स्फीयर के फॉर्म में दिखाते हैं। तो कोलिजन थ्योरी भी यही बोलती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एज अ हार्ड स्फीयर की तरह है, अपेयर होता है, अज्यूम करता है। बस मतलब कि ये समझिए कि कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को किसकी तरह अज्यूम करता है, हार्ड स्फीयर की तरह अज्यूम करता है। ओके, तभी ये इस थ्योरी भी क्या है, इसी टाइप के मॉलिक्यूल पे बेस है। हम मॉलिक्यूल कभी ऐसा तो नहीं बना देते, ऐसा तो नहीं बना सकते, ये भी तो शेप ही है, हम मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। ये कोलिजन थ्योरी वही चीज बोल रहा है कि जो कोलिजन थ्योरी क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एज ए स्फीयर शेप में कंसीडर करता है। ओके, दूसरी चीज बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, कोई भी रिएक्शन को अकर करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल मस्ट बी टेक्स प्लेस इन ए स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक वे मतलब वही बोल रहा है इफेक्टिव वे, इफेक्टिव वे में ही कोलिजन होना चाहिए, अदरवाइज कोलिजन हो भी जाए तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया? अगली चीज बोल रहा है द रेट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट हाई but the rate of product formation is not so, and the number of collision that actually brings out the chemical changes यानी कि yield production are known as a effective collision and all the collision is not effective। तो ये क्या बोल रहा है कि rate of collision frequency is quite high। आपका क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा होंगे, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री है, मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोलिजन होगा। तो यहाँ पर को क्या है, कोलिजन तो हो रहा है, ठीक है, और कोलिजन का जो रेट है, कोलिजन होने का जो रेट है वो रेट क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल है। जैसे समझो कि आपके पास 1000 तो यहाँ पर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1000 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो सोचो कितने बार कोलिजन होगा। एक मॉलिक्यूल तो क्या है 1000 मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है। समझ में आ रहा? ये जो मॉलिक्यूल है ये इन सारे मॉलिक्यूल के साथ तो कोलाइड कर सकता है। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर को रिएक्टेंट साइड आपके पास सपोज 1000 आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो सोचो 1000 मॉलिक्यूल दूसरे 1000 मॉलिक्यूल के साथ कितनी टाइम्स कोलाइड कर सकते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि रेट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसी को तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कि कितना कोलिजन आपका हो रहा है। तो रेट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो हमेशा आपकी बहुत ज्यादा रहती है। ओके, बट रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कभी भी ज्यादा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स तो बहुत है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, कुछ ही बनाएंगे। जैसे वही चीज है, एग्जाम देने वाले मॉलिक्यूल्स तो बच्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं, सब एग्जाम देते हैं, लेकिन निकलना, सेलेक्ट होना क्या होता है, बहुत कम का होता है। तो वही चीज यहाँ भी है कि फ्रीक्वेंसी, कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी तो सबके पास है, सबके सब कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सारे नहीं बनाते। तो यहाँ पर लिखा है द रेट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज हाई, क्वाइट हाई, बट द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोडक्ट का आपका फॉर्मेशन हो रहा है, यील्ड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज्यादा नहीं होता है, इज नॉट हाई। ओके, इज नॉट सो, यानी कि उतना हाई नहीं रहता है, ठीक है। और जो कोलिजन करने के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, तो ये बोल रहा है बट द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट सो एंड द नंबर ऑफ कोलिजन दैट एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द केमिकल चेंज, यानी कि यील्ड प्रोडक्शन, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो वही चीज बोल रहा है कि और वो कोलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी टाइप के कोलिजन को आप क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। समझ में आ रहा? ये बोल रहा है कि यहाँ रेट ऑफ क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बट रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनने पेपर दिया और पास हो गए, सारे बच्चे तो पास नहीं हो सकते। वही चीज है, सारे मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, लेकिन वही मॉलिक्यूल जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है वो ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी टाइप के कोलिजन को आप बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और यहाँ लिखा है ऑल द कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव, यहाँ इसे ब्रैकेट पे कर सकते हैं कि सारे कोलिजन कभी भी इफेक्टिव नहीं होते। समझ में आ रही इतनी चीज? अब क्या बोल रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पॉसेस्ड टू अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर द इफेक्टिव कोलिजन, इट इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो आप पहले से पढ़ते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, कम से कम उतनी एनर्जी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास हो जिससे कि वो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। उतनी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको क्या है, पास होने के लिए 300 मार्क्स चाहिए या फिर 300 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए कोई भी एग्जाम में। ओके, अगर आपके पास मिनिमम क्या है 300 मार्क्स भी होंगे तो आप पास की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि पास बोले जाएंगे। तो वही चीज होगी, ये 300 मार्क्स क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है? इससे तो आप इजिली समझ जाएंगे ना, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही है
ठीक है, आप ये चीज फील कर सकते हैं। आपको क्या है 100 मार्क्स का, सॉरी 100 का कैसे पेपर होगा, सपोज आपका क्या है 500 मार्क्स का पेपर है और आपसे बोला जाए कि 300 में आपको पास होना है। ओके, वही चीज है, सपोज आपकी एनर्जी क्या है 500 की है और आपसे बोला जाए कि यानी कि इफेक्टिव कोलिजन की एनर्जी जो है वो 500 है और आपसे बोला जाए कि 300 में भी आप पास हो जाएंगे, 300 से 500 के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। तो मिनिमम कितनी एनर्जी है 300 है, मैक्सिमम तो 500 है। मिनिमम एनर्जी कितनी है 300 जिसमें कि क्या इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। मिनिमम नंबर कितने 500 जिसमें कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यही मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है, उसी को आप क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी चीज समझ में आए। 300 के बाद जितनी एनर्जी है उतना तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम आपको कितनी एनर्जी चाहिए 300 ताकि आपका कोलिजन हो जाए। तो उसी एनर्जी को आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आ रही जितनी चीज। अब देखो यहाँ पर लिखा है एक और टर्म कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बोलेंगे द नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, इसी को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपको घिचट पिचट तो नहीं हो रहा ना? एक बार रुकना, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, एक मिनट होगा। देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, वही चीज है, बहुत सिंपल। ये बोल रहा है कि कितना नंबर का कोलिजन आपका हो रहा है एक सेकेंड में, पर सेकेंड की बात कर रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि आपको जितना सेकंड दिया हुआ है, जितना वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको कोई वॉल्यूम दिया है एन, कितना कोई सेकंड दिया है एन। ओके, इनके अंदर ही, इन्हीं सेकंड के अंदर ही आपका कितना कोलिजन हो रहा है, इसी वॉल्यूम के अंदर आपका कितना कोलिजन हो रहा है, उसी कोलिजन को आप बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सपोज मैंने बोला जैसे यहाँ पर को 1000 नंबर के कोलिजन मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है कितने पर सेकंड में, तो उस टाइम पे कितने कोलिजन हो रहे होंगे उसी को आप बोलेंगे उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इतनी चीज क्लियर हो रही? देखो यहाँ पर तक क्लियर हुआ, ये इसके पोस्टुलेट थे। तो दो चीज यहाँ पर और लिखे हुए हैं। तो लिखा है फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी क्रॉस ए टू बैरियर। किसी भी मॉलिक्यूल को कोलिजन इफेक्टिव बनाने के लिए दो बैरियर के साथ जाना पड़ता है, दो बैरियर को यूज करना, मतलब दो बैरियर का कॉन्सेप्ट उसे समझना पड़ेगा। तो देखो अब क्या लिखा है, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी क्रॉस ए टू बैरियर। तो क्या है, इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए दो बैरियर के बारे में भी हमने पढ़ना है, यानी कि वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो कि इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दो बैरियर क्या है, एक होता है एनर्जी बैरियर, एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओके, तो एनर्जी बैरियर क्या है, एनर्जी बैरियर वही है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कराने के लिए एटलीस्ट मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए उस मॉलिक्यूल के बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि देखो मैं ये देखो एक्सियल एक्सियल कोलिजन होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये एमएससी लेवल के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, आपको क्या आंसर लिखना है उसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये बेसिक चीजें नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर को बस इतना समझ लीजिए कि जैसे ये बोल रहा है कि दो कंडीशन, दो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिव कोलिजन को अफेक्ट करता है। पहला तो ये होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि उस मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, उसी को बोलते हैं आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो लिखा है फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडेड मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही आप क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड। जैसे आपको 500 से 300 के बीच में कोलिजन होगा, 300 के बाद जो जीरो तक है इसके बीच में कोलिजन नहीं होगा। ओके, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, इसके बीच में होगा एनर्जी तो इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो अगर आपका 300 ही हो गया, सबसे कम क्या होगा 300 ही तो होगा। तो अगर आपका 300 होगी एनर्जी तो इस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। और दूसरा बोल रहा है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर मतलब कि सारे मॉलिक्यूल क्या है कोलाइड तो कर रहे हैं बट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। इसका एक और रीजन है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन पे नहीं कर रहे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल को कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए एक अच्छा ओरिएंटेशन होना चाहिए, जिसे आप बोलते हैं एक्सियल ओरिएंटेशन, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक्सियली एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए कोलाइड करने चाहिए, तभी आपका ओरिएंटेशन क्या होगा प्रॉपर होगा और आपको इफेक्टिव कोलिजन मिलेगा और आपका कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यही चीज हो गई। तो वही चीज बोल रहा है ओरिएंटेशन बैरियर लिखा है। तो फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडल मस्ट बी ए प्रॉपरली ओरिएंटेटेड। जो आपके जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है ये क्या होने चाहिए प्रॉपरली ओरिएंटेटेड होने चाहिए। समझ में? और ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए एक्सियल होना चाहिए। जब दो आपके कोलाइडल मॉलिक्यूल क्या है
एक्सियल एक्सियल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ये जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होने की वजह से इस कोलिजन के मतलब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो आपने पहले ये सारी चीजें समझाना है, आपको समझ में आई तो टीचर को भी समझ में आएंगी। ओके, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन आ गया। ठीक है, तो मैथमेटिकल में यहाँ पर लिखा है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए कोलिजन थ्योरी फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखो हम हमेशा बायोमोलिकुलर के लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोलिजन की बात है, एक सिंगल मॉलिक्यूल किसके साथ कोलाइड करेगा। अगर आप यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करेंगे, यूनिमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन, अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो वो एक ही मॉलिक्यूल अपने साथ तो कोलिजन करेगा नहीं ना, उसको कोई कोलाइड करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल तो चाहिए। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में तो ये कोलिजन थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, ये कैसे बायोमोलिकुलर रिएक्शन में अप्लाई होती है। इतनी चीज क्लियर है? तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो यहाँ लिखा है फॉर ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू बी ए मॉलिक्यूल आर नॉट कंप्रेसिव स्पेरिकल और आइडेंटिकल, देन आपका क्या है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है। ये है यहाँ पर को dx ओवर dt, यानी कि देखो ना, हम कोलिजन थ्योरी का क्या निकाल रहे हैं, रेट डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग कोलिजन थ्योरी का यूज करते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी, जिसे आप क्या कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। इसके डिटर्मिनेशन के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इन थ्योरी का यूज करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा है, dx ओवर dt इज इक्वल टू जेड ई कैपिटल ई अपॉन आर टी। ये कुछ आपको अरेनियस इक्वेशन जैसा अपेयर होगा। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन भी ऐसी थी, तो लास्ट में इसका कोरिलेशन भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी सिंपली आप समझो कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। रेट निकालने के लिए तो हम इसका यूज करते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो वही चीज यहाँ लिखा है, चाहे आप रेट लिखें या फिर dx अपॉन dt लिखें, सेम चीज है, इज इक्वल टू जेड ई, और ये है माइनस ई अपॉन आर टी। ओके, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभार आपको ऐसा भी मिलेगा, कभी सिंपल जेड भी मिलता है। ओके, अब इसका नंबर है क्या, ये जेड का मतलब है क्या, ये जेड मतलब होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर को सारे टर्म को हम डिफाइन करते हैं। जेड को मतलब, जेड का मतलब क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इतनी चीज समझ में आई? अब ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमने क्या देखना है, इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन आपको थोड़ा समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, सपोज आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो उसका मास है m, तो m का क्या लिखा है यहाँ पर को, अब जो आगे आप पढ़ेंगे, ये जो आपकी इक्वेशंस बन रही है, तो इसने बोला m है आपका मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। n है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल। ये जो सिग्मा है, सिग्मा होता है मॉलिक्यूलर डायमीटर, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डायमीटर होता है। और ये टाउ होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो किसी वेलोसिटी यानी कि किसी स्पीड से तो टकराएंगे। समझ में आया? और जितनी ज्यादा स्पीड से टकराएंगे उतना इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो वही चीज बोल रहा है, टाउ रिप्रेजेंट क्या करता है, इन दोनों की स्पीड, जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल की क्या होता है, स्पीड को, या फिर आप बोल सकते हैं इनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी चीज समझ में आई? अब यहाँ पर को लिखा हुआ है, द वॉल्यूम सेप्ट आउट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कोलिजन के बाद जो वॉल्यूम चेंज हुआ, सेप्ट आउट हुआ, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है पाई सिग्मा स्टार टाउ। ओके, पाई तो पाई हो गया, सिग्मा यानी कि मॉलिक्यूलर डायमीटर, और टाउ। ओके, तो ये चीज आपको याद ही करनी होगी, फॉर्मूलेज है। और लिखा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम स्वेप्ट आउट तो इतना हुआ। अगर आप इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करी थी, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू एन कर देंगे। तो समझ में आए, यही फॉर्मूला है, लेकिन आपने क्या कर दिया, इंटू एन कर दिया। इतनी चीज क्लियर हुई? अब क्या बोल रहा है, अब आगे देखो, देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड इन ऑल द एन मॉलिक्यूल इन अ 1 सेकेंड। अभी हम लोग बोल रहे थे इस वॉल्यूम में, सपोज इस वॉल्यूम में कितना स्वेप्ट आउट हुआ, वो हमने निकाला। अब हमने बोला अगर आपके पास n नंबर के मॉलिक्यूल है तो आपका क्या होगा, तो आपने इंटू एन कर दिया। अब आप बोल रहे हैं कि उस मॉलिक्यूल में अगर क्या है, देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच कोलाइड इन ऑल द एन मॉलिक्यूल, एक एन मॉलिक्यूल के अंदर सपोज आपके पास कितने नंबर के मॉलिक्यूल हैं, तो अगर उस टाइम पे जो कोलिजन होगा तो आप उसे कैसे निकालेंगे, तो इसको इंटू वन, एक सॉरी इंटू एन, एक और एन से आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक और एन ले रहे हैं, यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर भी सपोज एन नंबर के मॉलिक्यूल है, तो कोलिजन कितना होगा, तो यहाँ लिखा है सो पाई, ये है आपका सिग्मा स्टार टाउ, टाई और टाउ के साथ क्या है, एन को इंटू करना था, और यहाँ पर एक और एन हो गया तो आपने लिख दिया एन स्क्वायर। तो आप इसे सिंपली ऐसे लिखेंगे, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इतनी चीज याद हो गई, ये तो आपको याद करना होगा। पहला फॉर्मूला
पाई सिग्मा स्क्वायर टाउ हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ, अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो इंटू एन कर देंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड इन ऑल द एन मॉलिक्यूल, और एन मॉलिक्यूल के अंदर जो कोलिजन हो रहा है उसके लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटू एन, एक और एन हो जाएगा, तो इसे सिंपली आप एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़िए। तो अब आपने क्या करना है, अब बस आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको बस उतने में फिनिश करना है अपना डेरिवेशन। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा है, ये दो आपके मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो क्या है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, जिनके लिए हम इतना पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं, वो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल सेम है। ओके, तो मैंने यहाँ पर को क्या है, ए कर रखा है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, यानी कि क्या है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, यानी कि इनके कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, इसी को यहाँ पर को रिप्रेजेंट कर रखा है, और इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कट में आपको एक चीज बोल रही हूँ कि देखो, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, हमारे साथ भी आई हुई है, कि अगर आप क्या होता है, मैथ्स के होते हैं तो ये फॉर्मुलेज वगैरह बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। ओके, लेकिन बायो वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने 10th के बाद कहीं पढ़ानी होती है सारी चीजें। बट मैं पर्टिकुलरली आपको बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके क्या है, मार्क्स भी आप खोएंगे, ठीक है वो, और उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं ना। आपने क्या करना है, थोड़ा लर्निंग माइंड बनाना है अपना, कि आपको क्या है, अब ये चीजें तो फेस करनी होगी ना, थोड़ी याद चीजें तो करनी, चीजें याद तो करनी होंगी, फिजिकल में तो करनी ही होंगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लर्न करना है, थोड़ी सी चीजें आपने लर्न करनी। मैथ्स वाले हैं तो देन कर लेंगे, बायो वाले हैं तो हम भी बायो वाले, तो थोड़ी सी चीजों को लर्न कीजिए, स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो नंबर खोएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो सेमेस्टर के लिए अभी आपने पढ़ना है, तो थोड़ा सा आपको याद भी करना चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर को क्या लिखा है, ये चीज यहाँ पर को रिप्रेजेंट की हुई कि ये दो मॉलिक्यूल है, दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, इनका यहाँ पर को डायमीटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसने बोला है कि ये जो पीएस है, ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो पीएस है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, इस पीक्यू के, सॉरी ये जो पीक्यू है इसके इक्वल है, इसके स्क्वायर के इक्वल है, प्लस पीआर के स्क्वायर, यानी कि पीआर का स्क्वायर प्लस पीके का स्क्वायर, पीक्यू का स्क्वायर, और क्या बोल रहा है, ये पीआर, ये जो पीआर है इस पर बोल रखा है प्लस 2pr इंटू पी क्यू, समझ में आ रहा, और cos 90, यानी कि ये सारी चीजों को यहाँ इसने एक फॉर्मूले में लिख दिया है। इसने क्या बोला है, पीएस इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pr इंटू 2pq, सॉरी 2pq इसी के ऊपर आ जाएगा, ये 2 इसी के साथ आ जाएगा, cos 90 डिग्री। इतनी चीज समझ में आई। बस इस पे आप, अगर ये इक्वेशन आपको याद होगी, याद तो हो ही जाएगी। अब आपने क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर को लिखा है पीएस की वैल्यू अपने निकालनी है, पी आर इज इक्वल टू टाउ, ये जो ये भी टाउ है, ये भी टाउ के इक्वल है, ये भी ओके। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2, पी आर की वैल्यू है टाउ और पी क्यू की वैल्यू है टाउ, इंटू cos 90 वैल्यू, यहाँ पर को 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमने लिखा है cos 90, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। अब cos 90 इज इक्वल टू 0 है, तो ये कैलकुलेशन हम बहुत इजीली करेंगे, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर को क्या बचा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाउ स्क्वायर, ये दोनों को इंटू होगा तो बन जाएगा 2, और आप इसे और इजी सिंपल करेंगे तो ये स्क्वायर हट के इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ पर पी एस की वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली। इतनी चीज समझ में आई। अब आपने कुछ नहीं करना है, देखो एक बार मैं इंक चेंज करके आपको दिखाती हूँ। अब आपका कैलकुलेशन बस इतू सा ही था, छोटू सा ही था। आपने क्या करना है, ये जो पीएस का ये जो टाउ की वैल्यू निकली, इसको आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन में। अगर आप इसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टाउ अंडर रूट 2 टाउ। ओके, तो ये बच जाएगा, यानी कि पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर अंडर रूट 2 टाउ, इतनी चीज बनी। अब ये जो इक्वेशन आपकी बनी, जब आपने इस वैल्यू को यहाँ पर को पुट किया, तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी, ये किसके लिए बनी, ये बनी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड इन अ 1 ml इन अ 1 सेकेंड। ओके, 1 ml क्या है, ये वॉल्यूम दिखा रहा है, 1 सेकेंड क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो इसने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया हुआ है, पर्टिकुलर टाइम लिया हुआ है, उस टाइम पे आपके पास कितने नंबर के मॉलिक्यूल हैं, पहले आपने वो कैलकुलेट किया। इतने समझ में आए। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसमें भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनमें कितने नंबर के मॉलिक्यूल हैं वो आपने कैलकुलेट किया एट 1 ml, और ये आपका वॉल्यूम है, और 1 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इतने टाइम में। इतनी चीज समझ में आए। तो इतने नंबर के तो मॉलिक्यूल है, बट इतने नंबर के मॉलिक्यूल में कितने नंबर के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो लिखा है द नंबर ऑफ कोलिजन इन अ 1 सेकेंड इन अ 1 ml, 1 सेकेंड 1 ml, यही टाइम और यही वॉल्यूम दिया है। इस टाइम पे मॉलिक्यूल तो इतने, बट कोलिजन कितने का होगा वो आप कैसे निकालेंगे, बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी को तो आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते थे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं कब, 1 पर 1 ml पर 1
सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये था, ये z आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो रिप्रेजेंट करा था। ये बोला था टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, आपको पर यूनिट टाइम दिया हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, उस टाइम पे कितना कोलिजन हो रहा है वो कौन बताता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे आप z से रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज अब आपने यहाँ पर को निकालनी है और यहीं पर आपका डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। समझ में आया? तो आप इसे कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, ये क्या होगा, तब क्या बोला इसने, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ कोलाइडल मॉलिक्यूल ये है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपॉन में कर दिया आपने 2। ओके, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपका ओवरऑल कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? अब आप इसे और सिंपल वे में लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका कुछ कैलकुलेशन कर रखा है, अंडर रूट यहाँ से हट गया और 2 भी हट गया तो रूट इसके ऊपर आ गया। समझ में आया? तो इसका कैलकुलेशन के आपने यहाँ पर को क्या निकाल दिया, ये कोलाइडल फ्रीक्वेंसी निकाल दी, कोलाइडल फ्रीक्वेंसी निकल गई। समझ में आया? कोलाइडल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलाइडल मॉलिक्यूल, तो आपके नंबर ऑफ कोलाइडल मॉलिक्यूल ये है, पर नीचे क्या आना चाहिए, पर यूनिट, पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम, और पर यूनिट टाइम। समझ में आया? तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या है, 1 1 है, तो यहाँ हो गया आपका 2, और यहाँ पर को आपने इसे कैलकुलेट करके शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। समझ में आया? इतनी सी जेट की वैल्यू आई। अब ये लिखा है, एक लास्ट चीज यहाँ पर को लिखी है, देखो आपको लिखा है ऑल्सो फ्रॉम, आप इसे और इजी कर सकते हैं, और इजी कैसे कर सकते हैं, इसमें लिखा है ऑल्सो फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आपने आपको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से कोलाइडल थ्योरी ली हुई है, तो ये बोल रहा है, जैसे आपको पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टाउ होता है इसकी वैल्यू ये होती है, क्या होती है, 8 kT अपॉन पाई एम, ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या है, हाफ। ओके, तो टाउ की वैल्यू ये होती है, तो आपने सिंपली क्या कर देना, यहाँ पर टाउ के बदले इस वैल्यू को पुट कर देना है, तो आप इसे पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन निकलेगी कुछ ऐसी, यही तो निकलेगी। आपने यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर को इसने आगे ले लिया, टाउ के बदले ये रख दिया। ओके, इतनी से समझ में आए? तो यही चीज बन गई। अब आप इसे और इजी करना चाहें तो आप ये दो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, अगर नहीं इजी करना चाहते हैं तो ये भी आपकी कोई इश्यू नहीं है, मतलब कि आप इसको भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन लग गई, यानी कि ये बन गया आपकी कोलाइडल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये कोलाइडल बन गई कोलाइडल फ्रीक्वेंसी, यही आपने कैलकुलेट करनी थी डेरिवेशन की हेल्प से। ओके, और ये जो कोलाइडल फ्रीक्वेंसी निकली, ये क्या निकली, किसके लिए निकली, लाइकस, ये जो एक्सप्रेशन है वो लाइक मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि सेम मॉलिक्यूल। ऊपर जो मैंने आपको कोलिजन दिखाया था वो ए और ए के बीच में दिखाया था, यानी कि जो मॉलिक्यूल सेम टाइप के, उन टाइप के मॉलिक्यूल के लिए ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आए? तो ये एक हो गया। अब यहाँ पर कोई एक छोटू सा और लिखा हुआ है, फॉर अ अनलाइक मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल जैसे मैं ऊपर बताई थी ए आपके सेम थे, अब आपने ए बी के केस में लेना है, तो सेम चीज यहाँ भी करनी है। अब आपने क्या करना है, जैसे आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर को आप क्या कर रहे थे, सिग्मा ले रहे थे, यानी कि सिग्मा स्क्वायर कर रहे थे, एक सिग्मा आपका ए का था, एक सिग्मा आपका दूसरा ए का था। अब आप ए बी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक सिग्मा ए का होगा, एक सिग्मा बी का होगा, तो आप लिखेंगे सिग्मा ए बी स्क्वायर। एन आपका क्या है, एन टू कर रखा है, एन स्क्वायर कर रखा है, इसका मतलब ए और ए सेम है, तो आप इसे कर रहे हैं, इन दोनों का एन आपका जो होगा वो आप उससे एन स्क्वायर कर रहे हैं। बट अब आप क्या करेंगे, जब आप ए बी के केस में ले रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, एन ए का एन बी का। समझ में है? तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन को आपने क्या करना है, ए बी के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो आप ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की मिलेगी आपको, सेम चीज है, बस इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी। समझ में आए? अब आप इसे और इजी करना चाहें, और इजी नहीं, बस मतलब इतना है, ठीक है। ये आपने एक यानी कि लाइक मॉलिक्यूल के लिए निकाला, अनलाइक के लिए आप ऐसे ही निकाल देंगे कि आपने ए जहां पर को कर रखा था उसके बदले ए बी कर देना, सिंपल, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पर कोई वीडियो, मतलब यहाँ पर कोई डेरिवेशन फिनिश होने वाला है, यहाँ पर कोई एक और चीज यहाँ पर लिखी है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसका जब अगर रेट निकालना चाहे तो हम क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू z, ये z आपका क्या था, कोलाइडल फ्रीक्वेंसी था, ई ए अपॉन आर टी, ऐसा है तो करते थे। और हमको क्या निकालना है, रेट, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसके लिए होती है, रेट डिटर्मिनेशन के लिए होती है। ओके, अब देखो अगर हमने रेट डिटरमाइन करना है और हमें z की वैल्यू तो पता चल गई, ये z हमने निकाल दिया ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो आपका रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, आपने बस क्या करना है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू z के बदले ये पूरी वैल्यू पुट कीजिए, बाहर आ गया ये आपका e माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझ में आया? ये आपकी ये वैल्यू हो गई, ये आपकी पूरी z की वैल्यू होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट की।
सॉरी कोलाइडल फ्रीक्वेंसी की, और ये हो गया आपका रेट। इतनी चीज समझ में आए? तो अब आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, रेट भी निकाल दिया। इतनी चीज क्लियर हुई। यहाँ भी आप इसका रेट निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालेंगे, ये z आपको पता है, आप यहाँ पर को कीजिए खाली dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कीजिए, बाहर से e लगाइए तो ये e अपॉन rt कर दीजिए। समझ में आए? यहाँ पर को पूरी z की वैल्यू ये जो निकली है ये पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा? ऐसा ही करना है आपने, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कोई एक और चीज लिखी हुई है, देखो अब इससे क्या है, अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर किया हुआ है। अरेनियस इक्वेशन से कैसे कंपेयर किया है, देखो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, अरेनियस इक्वेशन आपने पढ़ी है, ये बोलता है k इज इक्वल टू ए ई ई ए आर टी। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो हमने रेट निकाला, जिसे आप के भी तो कह सकते हैं, रेट dx अपॉन dt, और ये k इक्वल होता है। अब यहाँ पर को बोल रहा है कि ये जो हमारी ये कोलिजन फ्रिक्वेशन है, फ्रिक्वेंसी है, एक मिनट ना, तो देखो ये जो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन हमारी निकली, ये किसके लिए निकली है, किससे निकली है, कोलिजन थ्योरी से निकला है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग k इज इक्वल टू, यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस 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 दिस, ओके। और क्या है, अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, k इज इक्वल टू दिस 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 दिस, ओके। यानी कि मैं अगर यहाँ पर को सिंपली लिखूं, कोलाइडल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, k इज इक्वल टू, अगर मैं इसे लिखूं, k इज इक्वल टू क्या होता है, दिस e, ये होता है ई ए अपॉन आर टी, यही तो होता है, ओके। और अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है। अब आप देखोगे यहाँ दो ही चीजों में डिफरेंस है, इसके यहाँ ए है, इसके यहाँ जेड है। तो यही चीज ये बोल रहा है, इनके बीच में ये रिलेशन होता है, कि कंक्लूजन में ये चीज बताया, वही चीज बोल रहा है। देखो अभी हमने क्या है, जो कोलिजन थ्योरी पढ़ी वो इफेक्टिव कोलिजन के लिए तो पढ़ी। इफेक्टिव में भी दो ए यानी कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, या फिर आपकी ए बी यानी कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है। तो यही बोल रहा है कि अगर आपका इफेक्टिव कोलिजन है, इस केस में कोलिजन नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के इक्वल होंगे। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है, ये ए, जो आपने अरेनियस इक्वेशन में पढ़ा था। तो ये जो इक्वेशन बनी, ये आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनी, यानी कि dx अपॉन dt, यानी कि k इज इक्वल टू ए ई ए आर टी। समझ में? ये सॉरी, ये आपके क्या है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग बनी, बनी ना, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आई। और ये जो इक्वेशन है, ये अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आई। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे, अगर आपका कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, ये सब तो एक दूसरे कट जाएगी। अब लास्ट में क्या बचेगा, इसका ए और इसका जेड, यानी कि z इज इक्वल टू ए फॉर किसके लिए, किसके लिए, अगर आपका क्या है, कोलिजन क्या है, इफेक्टिव है, ओके। अगर आपका कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, फॉर नॉन इफेक्टिव कोलिजन के लिए, तो यहाँ पर को एक p का एडिशन हो जाता है। p का एडिशन यानी कि dx अपॉन dt, अगर आप रेट निकालेंगे इज इक्वल टू, ये तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, ये e माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये पढ़ रहे थे ना, सॉरी ई ए नहीं, e अपॉन आर टी, ओके। अगर आपका कोलिजन इनइफेक्टिव है, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लग जाता है, जिसे आप बोलते हैं p, जिसे आप स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अब ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कितना होता है। अगर पूरा अभी बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी चीज समझ में आ रही, तो ये होता है, समझ में आया। अब देखो, अब क्या है, लास्ट बच गया आपका लिमिटेशंस, ओके ओके। अब देखो, अब तो आपका आ गया लिमिटेशन, जो कि आपके लिए काफी इजी होने वाला है। अभी तक आप थक गए होंगे इतना सारा डेरिवेशन देख के, बट अब लिमिटेशन तो थ्योरी वाला है, ध्यान से सुनिएगा, इजीली हो जाएगा। तो इस पे लिखा है, देखो, the collision theory of a reaction rate is logical and correct, however it has been simplified and also suffer from the some weakness, okay। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या है, एक अच्छी थ्योरी थी, मतलब कि लॉजिकल थी, करेक्ट थी, बट उसके बावजूद भी क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें कुछ वीकनेस है, यानी कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन बन ही जाती थी। तो लिमिटेशंस क्या है वो हमने आगे डिस्कस करना है। तो पहला बोल रहा है, this theory is applied only on a simple gaseous reaction, while the complex reaction this theory is not applicable। तो ये जो थ्योरी थी, कोलाइडल थ्योरी थी, जो कोलिजन थ्योरी थी, ये बस गैसियस रिएक्शन में एप्लीकेबल थी। उसके साथ साथ सिर्फ सिंपल गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल थी। अगर कहीं पर को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती थी, तो ये थ्योरी वहां पर को फेल हो जाती थी। यहाँ देखिए, वहां पर को ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी। इतनी चीज क्लियर है। सेकेंड चीज बोल रहा है, फॉर सम रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सम रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बाय द कोलिजन थ्योरी इज डिफर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो आप देखेंगे, कोलिजन थ्योरी से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो निकाल रहे हैं। ये हमने क्या निकाला, रेट निकाला। तो ये बोल रहा है कि कोलिजन थ्योरी की हेल्प से हम लोग जो रेट निकाल रहे हैं किसी भी रिएक्शन का, कभी कभी क्या है, वो डाटा गलत हो जा रहा था। गलत कैसे हो जा रहा था, अगर आपने कोलिजन थ्योरी की हेल्प से किसी भी रिएक्शन का रेट निकाला, एंड देन उसको उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो उसका एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड जो डाटा है, उससे कंपेयर करेंगे, तो वो इक्वल नहीं बैठ रहा था। इट मीन्स आपका जो डाटा निकल रहा है बाय यूजिंग कोलिजन थ्योरी के को यूज करके, जो आपका डाटा निकल रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा है, आर निकल रहा है, वो आपका गलत है, ओके। तो यहाँ पर भी किसकी लिमिटेशन बैठ जाती थी। अगली चीज क्या बोल रहा है, इन कोलिजन थ्योरी इट इज अज्यूम दैट द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर हार्ड स्फीयर लाइक
एंड द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल आर नॉट टेकन। ये क्या बोल रहा है, कोलिजन थ्योरी पे आप सिंपली क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें तो आप बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल आपका स्फीयर शेप का है, आप बस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को स्फीयर शेप में ही कंसीडर कर रहे हैं, उसके अलावा उसको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, ये ऐसा बोल रहा है कि आपका कोई मॉलिक्यूल है, सपोज आपके कितने अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, तभी तो कितनी अलग अलग ज्योमेट्री, लीनियर है, ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है, बेंट है, कितने सारे, ढेरों सारे हैं, ओके। बट यहाँ पर को जो कोलिजन थ्योरी थी वो एक ही स्पेयर यानी कि सॉरी एक ही स्ट्रक्चर अज्यूम करके बैठी हुई थी, वो था स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो ये बोलती है कि सारे मॉलिक्यूल को ये स्पेयर ही कंसीडर कर रही थी, जबकि हमारे वीबीटी, हमने वीएससीपीआर वगैरह से हमने सारी स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे हुए हैं कि हमने पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल लीनियर शेप पे भी रहता है, टेट्राहेड्रल में भी रह सकता है, लीनियर क्या बेंट में भी रह सकता है, ये सारी चीजों में भी रह सकता है, मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, बट ये कोलिजन थ्योरी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को कंसीडर करके चल रही थी बार बार, वो था स्फीयर शेप, ओके। तो ये भी किसकी लिमिटेशन बन जाती थी। अगला बोल रहा है फेल टू कैलकुलेट द स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर पी मैंने आपको बताया, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ने वाला है, इसको भी ये कैलकुलेट नहीं कर पाई थी कोलिजन थ्योरी, ओके। अगली चीज बोल रहा है कोलिजन थ्योरी साइलेंट ऑन ए ब्रेकिंग द ऑड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट इन अ रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि कभी कभी कोलिजन थ्योरी की हेल्प से हम जो रिएक्शन करा रहे हैं उस टाइम पे हम लोग क्या है, कुछ ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे थे जिनको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, ओके। और ऐसे बॉन्ड को फॉर्म कर देते थे जिनका फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब हम कुछ भी बॉन्ड को तो फॉर्म कर नहीं सकते, और सारे बॉन्ड को मतलब अपने मन से कोई भी बॉन्ड ब्रेक तो कर नहीं सकते और कोई भी बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकते, बट कोलिजन थ्योरी ने ऐसा ही किया। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्म करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, बट ये सारे रूल्स को तोड़ते हुए चली गई थी, ओके। अगला चीज बोल रहे लास्ट वन है कोलिजन थ्योरी अज्यूम मॉलिक्यूल आर द इलास्टिकल हार्ड स्फीयर विच इज ओनली ट्रू फॉर द आइडियल केस, ओके। तो एक और चीज बोल रहे कि कोलिजन थ्योरी बार बार अज्यूम कर रही थी कि जो स्पेरिकल मतलब ये जो हमारे मॉलिक्यूल है ये क्या है, इलास्टिक हार्ड स्फीयर शेप के होते हैं, बट ये जो इसका जो अजम्पशन था ये सिर्फ आइडियल केसेस मॉलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, एक्चुअल में रियलिटी में, ओके। सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन बन गई थी, समझ में आया। तो इतनी थी इसकी लिमिटेशन, और वीडियो भी काफी लेंथी हो गई है, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी थोड़ी लेंथी रहती है, अगर आपको क्या है थ्योरी वाला है, अगर देखो कोलिजन थ्योरी पूछी, ठीक है। तो देखो ये था कोलिजन थ्योरी पे हमने सारी चीजें देखी, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो मैथ्स वगैरह में जो भी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज बता देना, थोड़ा घिचड़ पिचड़ सा तो हो ही गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, होप समझ में तो आया होगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले वीडियो पे हम लोग स्टेरिक फैक्टर पे बात करेंगे। तो वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।